हेलो एवरीवन। मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सिरराइज आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और स्वागत है आप सभी का मेरी इस डेली करंट अफेयर की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे के सारे बच्चे जो कि इस क्लास को देखेंगे उनकी जो तैयारी है स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी वो बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्लास के माध्यम से हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के उन आर्टिकल्स पर उनकी डिटेल एनालिसिस करते हैं जो कि आने वाले यूपीएससी के हिसाब से फ्रॉम 2027 के बाद बात अगर हम करें तो उसके हिसाब से बड़े महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए वन बाय वन करके एक एक आर्टिकल को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है जिसे हमें समझना है वो है टू रामसर साइट के बारे में। हुआ क्या है कि हाल ही में दो रामसर साइट जो हैं वो ऐड की गई है। कहां पर ऐड की गई है? जैसे अगर आप देखोगे तो रामसर साइट जो है वो आपकी दो टोटल जो है अब 98 रामसर साइट हो चुकी हैं। तो एक बिहार की, एक सॉरी गुजरात की है और एक यूपी की है। ठीक है, तो दोनों रामसर साइट्स के बारे में यहां पर जाना जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। तीसरा हम जानेंगे यहां पर यूएस इंडिया ट्रेड डील के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे स्पेस सेक्टर एंड बजट के बारे में। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनको यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखोगे हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस डेली करंट अफेयर की इस क्लास में कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है स्पेशली क्योंकि प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है काफी अच्छी चल रही होगी और मेंस की जो तैयारी है वो भी काफी बेहतर चल रही होगी। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में हमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्लास में हम टोटल 4 आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल होगा वो होगा दो नई रामसर साइट्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे जो रिसेंट में ऐड हुई हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप इसको इकोनॉमी वाले सेक्शन से जोड़ सकते हो, रामसर साइट को आप जोड़ सकते हो सीधा अपने इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से। यूएसए इंडिया ट्रेड डील, ठीक है, आप इसको सीधा कनेक्ट कर सकते हो आप इकोनॉमी वाले पोर्शन से। और आईआर में अगर आप देखोगे तो आप इसको यूज भी कर सकते हो। स्पेस सेक्टर एंड बजट, ठीक है, यहां पर काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं, चारों हैं। चार में से एक प्रीलिम्स के हिसाब से, बाकी 3 जो है वो मेंस के हिसाब से है। हालांकि टेक्सटाइल सेक्टर में कौन सी स्कीम्स हैं ये सारी की सारी चीजें आपको काम आ सकती हैं कहां पर? प्रीलिम्स में। तो टोटल ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं। तो रिसेंट में, क्योंकि आपने कई बार जो है मुझे कमेंट देखने को मिला, कई बार आपने कहा कि सर टोटल 98 रामसर जो है साइट हो चुकी हैं, तो नई जो दो ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर हम दो दो रामसर साइट्स जो है यहां पर अभी रिसेंट में ऐड हुई हैं। पहली जो है वो है पटना बर्ड सेंचुरी। ये कहां पर है? यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, पटना बर्ड सेंचुरी के नाम से ऐसा मत समझना कि ये जो है आपकी कहां पर है, बिहार में है। याद रखना ये यूपी में है। दूसरी है छारी ढांड इन गुजरात। ठीक है, टोटल गुजरात में कितनी हो चुकी है? इसको मिला के 5 हो चुकी हैं। ठीक है, और यहां पर ये जो पटना बर्ड सेंचुरी है इंटरनेशनल जो बेसिकली अगर आप देखोगे इंपोर्टेंट बर्ड एरिया भी यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दो रामसर साइट इंक्लूड हुई हैं। चलिए यहां पर हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। किसकी बात करेंगे हम यहां पर? रामसर कन्वेंशन की। देखो कई बार, हालांकि मेंस के हिसाब से मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूं, रामसर कन्वेंशन जो है अगर आप गौर से देखोगे तो ये रामसर जो है ये 2 फरवरी
1971 को ऐसा होता है। स्पेशली 2 फरवरी 1971 को एक एक बेसिकली आपकी रामसर कन्वेंशन या रामसर समझौता जो है वो होता है। ठीक है, इस रामसर समझौते के तहत क्या होता है, आइए अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस रामसर समझौते के तहत जो है यहां पर एक आपका एक वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए जो है एक पहल की जाती है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, बस एक सेकंड का समय दीजिएगा, मैं लौटता हूं। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि टोटल अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है और उनके वाइज यूज की बात करता है, यानी कि बात करता है उनके बुद्धिमानी उपयोग की। तो अगर आप देखोगे तो 2014 में हमारे पास 26 वेटलैंड हुआ करते थे। अब ये बढ़ते बढ़ते 2026 में टोटल हमारे पास कितने हो चुके हैं, 98 हो चुके हैं। टोटल कितने हो चुके हैं, 98 हो चुके हैं। ठीक है, अब ये करना क्या है, महत्व क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर जो वेटलैंड्स हैं उनको इनको बचाना है। ठीक है, वैसे क्या भारत 71 में ही इसमें शामिल हो चुका था क्या, तो ऐसा नहीं है। भारत ने इस संधि को जो अपनाया है, भारत जो है इसमें शामिल हुआ था 1982 में, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं कहूं 1 फेब 1982 में भारत जो है इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, अब यहां पर जो ये डेट है 2 फरवरी, ठीक है, क्योंकि आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी देते हैं तो ये याद रखिएगा कि जो 2 फरवरी है आपका, यहां पर 2 फेब जो है आपका, ये आपका अगर आप देखोगे गौर से तो इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे भी इसको माना जाता है। अगर हम बात करें, इस बार 2026 है और 2026 की जो थीम है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2026 की थीम क्या है, तो आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, याद रखिएगा, आर्द्रभूमि पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, और आगे लिखना सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। क्या लिखोगे, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। तो बेसिक बेसिक वो इंफॉर्मेशन जो हमें प्रीलिम्स में स्पेशली काम आएगी उसको हमें बटोर कर रखना है एनी हाउ। ठीक है, इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। तो दैट्स वाई मैं यहां पर इसके बारे में अच्छे से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो वैसे रामसर साइट को बेसिकली अगर चयन करना है रामसर साइट का, तो अगर मैं आपको बता देता हूं उसके 9 क्राइटेरियाज होते हैं। इसमें एक बड़ा फेमस है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। क्या फेमस है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। तो क्या होता है कि जब ह्यूमन के इंटरफेरेंस से किसी भी वेटलैंड की इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, तब उस पर क्या है, ज्यादा संज्ञान लिया जाता है और उसको डाला जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, तो उसको रिस्टोर किया जाता है दोबारा से। तो ऐसी भारत में केवल 2 हैं। कौन कौन सी है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलिए एक मैं बता देता हूं, केवला देव। ठीक है, एक मैं बता देता हूं, एक आप मुझे बता दोगे। ठीक है, अगर इसके लाइक सचिवालय की बात करें या इसके हेडक्वार्टर की बात करें हम, ठीक है, तो जो कन्वेंशन है इसके हेडक्वार्टर सचिवालय की बात करें तो ये कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। क्यों क्यों, क्योंकि इसको होस्ट किया जाता है, होस्टेड बाय आईयूसीएन। ठीक है, और ये कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये वाली बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कौन कौन सी साइट्स हैं, वेटलैंड क्या है, वाइज यूज प्रिंसिपल,
और ये बेसिक बेसिक बातें यहां पर आपको मैंने बता दी है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था। अगला जो आर्टिकल है वो है आपका टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब आइए इसको डिटेल से करते हैं, क्यों? क्योंकि ये मेंस के हिसाब से अच्छा आर्टिकल है, मेंस का बहुत ही शानदार आर्टिकल है, और इसमें बजट में जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काम किया सरकार ने उस पर ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर ये बात कर रहा है कि बजट मेक गुड मूव ऑन द टेक्सटाइल इकोनॉमी। ठीक है, पूरी तरीके से जो सरकार है वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर पर ध्यान दे रही है, और इस बार इनकी जो अप्रोच है, इस बार जो इनकी अप्रोच है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर वो वैल्यू चेन अप्रोच है। हालांकि जो चेन मतलब जो चेन सिस्टम था, जो भी चीजें टेक्सटाइल सेक्टर में काम की थी, तो वो काफी विखंडित थी, तो या काफी बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी। ठीक है, तो इस बार इन्होंने क्या किया है कि एक वैल्यू चेन अप्रोच बनाई है, जहां पर हम बेसिकली कहां से बेसिकली आपका फाइबर का उत्पादन हो रहा है से लेकर निर्यात को जोड़ने तक की जो लाइन है उसको बिल्कुल क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, और इन्होंने इसके लिए बजट में प्रावधान भी किए हैं, और बजट में बहुत सारी स्कीम्स को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है या स्कीम्स को बताया है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ा सकती है। चलो, जैसे अगर मैं इंपोर्टेंस की बात करूं या ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की मैं बात करता हूं, मान लो टेक्सटाइल सेक्टर, इसके बारे में जो यहां पर डेटा मैं प्रोवाइड करूंगा वो आप गौर से देखना। सबसे पहला जो डेटा है वो ये है कि भाई ये जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इसका टेक्सटाइल सेक्टर का, वो 2 से 3% के बीच में है। कंट्रीब्यूशन जो है वो 2 से 3% के बीच में है। ठीक है, 2030 तक ये टारगेट क्या है, 2030 तक ये कितना है, 5%। कितना कर देंगे इसको 2030 तक, 5%। अगर हम नॉर्मली ध्यान दें कि भाई जो हमारा टोटल इंडस्ट्री है ना, यानी कि जो हमारा औद्योगिक उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन है, इसमें जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 13% है, 13% है औद्योगिक उत्पादन। कुल निर्यात जो है, कुल निर्यात जो है वो कितना है, 12% का योगदान है कुल निर्यात में। ठीक है, कुल निर्यात में कितना, 12% का योगदान है। अगर हम टोटल काउंट करें तो ये बनता है 3.5 अरब डॉलर, याद रहेगा। इसके बाद अगर हम रोजगार की बात करें, रोजगार ये इंपोर्टेंस में आएगा आर्थिक रूप से, है ना, तो लगभग 4.5 करोड़ रोजगार जो हैं, 4.5 करोड़ रोजगार जो हैं वो क्या है, आपके टेक्सटाइल सेक्टर में जुड़े हुए हैं या हैं। बाजार अगर आप देखोगे टेक्सटाइल सेक्टर का बाजार क्या है, यूएसए बाजार है, यूएई बाजार है। ठीक है, और ईयू जो यूरोपियन यूनियन है, ये आपके मुख्य बाजार हैं भारत की तरफ से हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का। ठीक है, और 2030 तक हमें इसे कितना कर देना है, जैसे अभी अगर आप देखोगे तो अभी जो है 35 जो अरब डॉलर है इसको, अच्छा 35 है, 3.5 नहीं है भाई। ठीक है, अब इसको कर देना 350 अरब डॉलर। ठीक है, अरब डॉलर, ये टारगेट है 2030 तक का। ठीक है, तो ऐसे में इसका ये आर्थिक योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में। ऐसे में भारत की जो स्थिति है वो क्या है, ये भी देख लीजिए। भारत की स्थिति क्या है, उस स्थिति के अनुसार आपको समझ में आएगा कि भारत में क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर आप गौर से देखोगे, सबसे पहला जो है वो आप ये देखिए कि दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड सबसे बड़ी वस्त्र विनिर्माण क्षमता है भारत की। क्या है सबसे पहला, सेकंड सबसे बड़ी विनिर्माण क्षमता है भारत की। भारत
अगर आप गौर से देखोगे, भारत विश्व का सबसे बड़ा, है ना, 6th पोजीशन पे निर्यातक है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। सेकंड कपास उत्पादक है। भारत की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। और जूट का सबसे बड़ा, जूट का जो है पहले स्थान पर जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। फिर भी हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, मैं आपको बता देता हूं, भारत का टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर से पिछड़ा हुआ है ना। चलिए, अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर बजट की सकारात्मक पहले क्या क्या है इस बार, कि भाई इन्होंने वैल्यू चेन अप्रोच को अपनाया है। तो मतलब फाइबर उत्पादन से लेकर निर्यात को जोड़ने का प्रयास जो है इस बार हम करेंगे, जो कि पहले नहीं होता था। दूसरा, यहां पर नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, टैक्स इकॉन इनिशिएटिव, सबसे फेमस जो है अगर आप देखोगे तो सामर्थ, है ना, समर्थ स्कीम, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प। ठीक है, तो ये प्रमुख योजनाएं हैं किसके लिए? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ऐसे ही इन्होंने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे इनकी लोकेशन, तो लोकेशन जो है वो इनकी लोकेशन है कहां कहां पर? इनकी लोकेशन है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, एमपी में, यूपी में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो इनको कहां पर किया जा रहा है? बेसिकली इनको अलग अलग 7 जगह ऐसी हैं जहां पर इनके टेक्सटाइल, जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, वो चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उत्पादन का एकीकरण, लॉजिस्टिक लागत में कमी और पैमाने पर बड़ी मतलब इकोनॉमी को स्केल करना है, बड़े पैमाने पर बेसिकली आपको क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अब कौन कौन सी स्कीम है, क्योंकि स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और वैसे भी काम आएंगे, इसलिए ये समझा देता हूं। स्कीम अगर आप देखोगे तो पीएम मित्रा पार्क योजना, ठीक है, विश्व स्तरीय एकीकृत वस्त्र अवसंरचना का विकास, ये काम करेगा पीएम मित्रा। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के साथ 4000 से ज्यादा, 4000 करोड़, लगभग 4500 करोड़ तक का बजट प्रावधान है। उत्पादन, लॉजिस्टिक और मूल्य श्रृंखला एकीकरण में सुधार। दूसरा, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, ये तो हर जगह आप मैन्युफैक्चरिंग में लगा देना। ऐसे ही संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नत निधि योजना, ठीक है, ATUFS, वस्त्र उद्योगों के आधुनिकीकरण, पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करना, मशीनरी और तकनीक उन्नयन पर जोर। ऐसे ही आपका यहां पर है राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन, जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसकी बात ये कर रहा है यहां पर। इसमें रिसर्च एंड डेवलप करना, बाजार विकास, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, है ना। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको काम आएंगी भी, है ना। इश्यूज क्या है वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही आपका समर्थ है। समर्थ में क्या है? उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण जो है प्रदान करना। इससे होगा क्या? इससे रोजगार का सृजन होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। ठीक है, वही 100% FDI जो है यहां पर सरकार ने अलाउ की है। ठीक है, तो भारत के वस्त्र उद्योग में क्या क्या चुनौतियां हैं, आइए इन चुनौतियों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख लेंगे तो सबसे पहले तो जो अगर मैं बताऊं, जैसे चीन है, वियतनाम है, ठीक है, बांग्लादेश है, ठीक है, ये इनका ना जो FTA है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत का यूएसए के साथ इस क्षेत्र में FTA नहीं है, इसलिए भारत को क्या होता है? इससे नुकसान होता है। बाजार में उस स्तर पर एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता तो अमेरिका ही है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा अगर यहां पर जो पॉइंट है दैट इज खंडित मूल्य श्रृंखला, खंडित मूल्य श्रृंखला। ठीक है, तो खंडित मूल्य श्रृंखला में अगर आप यहां पर पॉइंट को देखोगे तो MSME जो है, MSME के ऊपर आधारित है, फिर भी यहां पर खंडित मूल्य श्रृंखला है, क्योंकि MSME आधारित है, अलग अलग जगह से अलग चीजें आती हैं। ठीक है, कपास का सबसे बड़ा, कपास इतना उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन भरपूर है, कपास का उत्पादन भरपूर है। उसके बावजूद भी फाइबर जो है वो फाइबर की गुणवत्ता, कम गुणवत्ता का फाइबर है ना,
कम गुणवत्ता का फाइबर, है ना। एक ये पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो है वो यहां पर ये बनेगा, दैट इज कि भाई हमारे पास अच्छी चीजें तो हैं, बट हमारे पास जो मशीनरी है, ठीक है, वो पुरानी है, इसलिए R&D की बात होती है, ठीक है। पुराने तौर तरीके हैं, पुराने तौर तरीके हैं, इसलिए हम, अगर आप देखोगे तो हमारा बांग्लादेश से भी हम ज्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें उत्पादन में लागत बहुत चाहिए, ठीक है, लागत बहुत ज्यादा, लागत इसमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, और इसकी दक्षता ओवरऑल देखोगे तो कम है, ठीक है। और वस्त्र उत्पादन में और क्या हो रहा है, एक और इशू क्या है, वस्त्र उत्पादन की वजह से अगर आप इस पॉइंट पर गौर करेंगे तो यहां पर जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण एक तो ये हो रहा है, और एक रासायनिक अपशिष्ट जो है वो भी ऑरिजिनेट हो रहा है, जिसको हम कहां पर लैंडफिल डालें, कहां उसका इस्तेमाल करें, ये हमें नहीं पता है, कहां इसको सेफ तरीके से डिकम्पोज करना है उसके बारे में कम चीजें पता है। तो ये हमें बड़ी चुनौतियां देखने को मिलती है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे में क्या स्टेप हमें लेने चाहिए, तो ऐसे में कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। तो सबसे, अगर नॉर्मली आपसे मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर कि R&D करो, ठीक है, हमें एक वैल्यू चेन अप्रोच बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि इस बार के बजट में भी है, ठीक है, 2026 में है, ठीक है। स्कीम का बेटर इंप्लीमेंटेशन, स्कीम का बेटर इंप्लीमेंटेशन, आपको क्या करना है कि इंसेंटिव देने हैं, इंसेंटिव्स बाय गवर्नमेंट, बहुत सारे इंसेंटिव्स आप दो, है ना, चाहे टैक्स में दो, चाहे दूसरी जो भी स्कीम चलाई है उसको अच्छे से बनाओ। और जो है बेसिकली अगर आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और भी पॉइंट इसमें ऐड करना चाहें तो, जैसे चुनौतियों के बाद जो मेन पॉइंट जो है वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सबसे बड़ा इशू क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद सबसे बड़ा और इशू क्या था, मशीनरी, मशीनरी, कैपिटल, ये सब प्रोवाइड करवाने चाहिए। जो भी बेसिक जहां पर जो इश्यूज हैं उनको लिख दो, बस आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल किससे संबंधित है आपका, अगला आर्टिकल है आपका भारत और USA की ट्रेड डील से लेकर, है ना। अगर आपने ये इस डील के बारे में सुना हो तो आपको पता होगा कि अभी यूएसए ने 25% ऑफ टैरिफ से घटाकर, या 50% जो था दोनों को मिला के, वो 18% ऑफ टैरिफ जो है वो कर दिया है, 18% ऑफ टैरिफ जो है कर दिया है। और भारत और यूएसए का जो व्यापार है वो 132 है ना, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया यूएसए का जो व्यापार है वो कितने का रहा है, 132 अरब डॉलर का, 132 अरब डॉलर का रहा है, ठीक है। जो कि अमेरिका भारत का क्या बन गया, उससे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार या व्यापारिक भागीदार जो है वो बन गया है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको याद करनी है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जैसे अब ये जो ट्रेड डील हुई है तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप देख लीजिए। पहली विशेषताएं हैं, पहली है कि यहां पर, क्योंकि कृषि हमारी रेड लाइन है, अगर आप देखोगे तो कृषि क्षेत्र को बाहर रखा गया है, ठीक है, ताकि कृषि क्षेत्र को बाहर रखा गया है, ठीक है। जो प्रोडक्ट में भारत आत्मनिर्भर है ना, जैसे भारत जिसमें आत्मनिर्भर है, जिसको भारत आयात नहीं करता,
ठीक है, उसको बाहर रखा गया है ना। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तीसरा, वर्तमान में लगभग 300 अरब डॉलर वर्तमान में जो व्यापार है वो अरब 300 कुल व्यापार जो है 300 अरब डॉलर, और भविष्य में इसको पहुंचाने की जो संभावना है वो 2 ट्रिलियन डॉलर तक है। 2 ट्रिलियन डॉलर तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैंने सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, जैसे कि व्यापार समझौते का ढांचा, भारत और अमेरिका के बीच यह व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार के आयामों को संबोधित करता है। ठीक है, अमेरिका टैरिफ 25% से घटाकर 18%, रूसी तेल से संबंधित अतिरिक्त 25% शुल्क पूरी तरह से वापस ले लिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हुई है। तो ये व्यवस्थाएं दोनों देशों में हुई हैं। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषित किया है, ठीक है, कि भारत द्वारा अमेरिका वस्तुओं पर टैरिफ एवं गैर टैरिफ बाधाओं में कमी, भारत की ओर से 500 अरब डॉलर तक संभावित खरीद के प्रतिबद्धता, जिसमें शामिल है ऊर्जा उत्पाद, प्रौद्योगिकी वस्तुएं, परमाणु उपकरण, बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं का रणनीतिक समन्वय यहां पर देखने को मिलेगा। तो जो पॉइंट मैंने वहां पर लिखवाया तो वो यहां पर है बेसिकली, है ना। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? मेक इन इंडिया उत्पादों के प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। बजट 2026 की घोषणाएं इस समझौते को पूरक बनाती हैं, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखेगी, रुपए को मजबूती और निवेशक विश्वास में वृद्धि होगी। ये तो हमें इसका आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। रणनीतिक रूप से देखें तो टैरिफ आधारित टकराव का अंत हुआ, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में विश्वास और निरंतरता की पुनर्स्थापना, और रक्षा प्रौद्योगिकी और जलवायु सहयोग को क्या मिलेगी? यहाँ पर मजबूती मिलेगी। तो भारत और अमेरिका के जो संबंध खराब थे वो धीरे धीरे फिर से ट्रैक पर आने लगेंगे। भू राजनीतिक आयाम क्या है? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति फिर से कैसी हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर चीन इस एरिया में हावी हो गया था। यूएसए, क्योंकि यूएसए और इसके बीच दूरी बढ़ती जाएगी, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये यूएसए के भी पक्ष में है ये वाला पॉइंट। अधिक लचीली और संतुलित वैश्विक आर्थिक संरचना में योगदान। ठीक है, समिष्ट आर्थिक स्थिरता, पूंजी प्रवाह में स्थिरता देखने को मिलेगी। रुपए का समर्थन, वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशकों का भरोसा। ठीक है, भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों का व्यापक संदर्भ क्या है कि भाई 132 अरब डॉलर का है, पहले 119 था तो पहले से बढ़ा है। ठीक है, तो भारत के व्यापार अधिशेष है, ये याद रखना। एफडीआई तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है भारत का। अमेरिका 2000 से 2025 तक 70 अरब डॉलर जो है एफडीआई के तौर पर आया है। तो भारत में क्या व्यापार संरचना में भारत के निर्यात क्या है? दवाइयां, इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक, रत्न, आभूषण। अमेरिका के क्या है? कच्चा तेल, एलएनजी, विमान, उनके पुर्जे और रक्षा उपकरण। ये दोनों एक्सचेंज करते हैं। अब इस पे जब टैरिफ कम होगा तो ये चीजें भारत में क्या हो जाएंगी? पूर्णतः सस्ती देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं तो हाँ जी, महत्व हो गया। चुनौतियां, हाँ चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये हैं कि राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, ठीक है, वो भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा, ये इस बात का दावा कर रहे हैं। भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, इस बात का दावा करते हैं। ठीक है, रूस की प्रतिक्रिया, कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है। भारत सरकार का कोई स्पष्ट बयान इस पे नहीं है, क्योंकि रूस से भारत लगभग 1/3 तेल आयात का स्रोत है। तो हम एक बड़ी चुनौती ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, किन क्षेत्रों में कितनी टैरिफ कटौती होगी? स्पष्टता अभी शेष है। ठीक है, संवेदनशील उद्योगों के लिए सुरक्षा उपायों का विवरण अपेक्षित है। तो ये सारी की सारी चीजें अभी ये चुनौतियों में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये वाला पॉइंट आपका हो गया है, ये वाला आपका आर्टिकल हो गया है, तो चलिए स्पेस सेक्टर की बात करते हैं अगले आर्टिकल में। जैसे
यहां पर अगर आप देखोगे तो बजट बूस्ट द डोमेस्टिक स्पेस रिसर्च वाइल स्पेंडिंग लैग बिहाइंड, ठीक है। तो इस बार के बजट में हुआ क्या है कि जो केंद्रीय बजट है उसमें अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान है ना, इस बार का जो बजट है, बजट 2026 में इस बार क्या हुआ है कि 13,416 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किसको किया है इन्होंने, स्पेस सेक्टर को। किसको दिया है, स्पेस सेक्टर को ये बजट इन्होंने दिया है 13,416 करोड़। तो इसका मतलब अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान अनुसंधान को प्राथमिकता दी है, ठीक है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, अंतरिक्ष खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष एवं खगोल अनुसंधान एवं खगोल अनुसंधान, ठीक है, खगोल अनुसंधान को प्राथमिकता दी है, को प्राथमिकता मिली है इस बार, पहले से ज्यादा बजट जो है इन्होंने आवंटित किया है। तो इनका फोकस क्या है, फोकस है स्पेस, स्पेस का डीप स्पेस कहना ठीक रहेगा, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। दूसरा फोकस क्या है, दूसरा जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के बाद दूसरा है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और तीसरा जो फोकस है वो है टेलीस्कोप, हमने लगाया भी है बेसिकली लद्दाख में अगर आप देखोगे तो टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये मेन फोकस एरिया है, ये मेन फोकस एरिया है बजट 2026 में, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सकारात्मक बातें कौन कौन सी हैं, जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो सकारात्मक पक्ष है वो क्या है भाई, अगर आप गौर से देखोगे तो 30 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप बनाया है, लार्ज नेशनल सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, स्वदेशी ज्ञान क्षमता, घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देना, पहला है घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देना, घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देना। दूसरा आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान में स्पेशली आत्मनिर्भरता जो है वो हम लेकर आएंगे, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया, और इसरो और अन्य अकादमिक है ना संस्थानों के बीच समन्वय, ये है, ठीक है, मेन जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर हम देखें इसके महत्व की चर्चा मैं करूं, स्पेस सेक्टर के महत्व की, तो क्या महत्व दिखाई देता है स्पेस सेक्टर का। तो स्पेस सेक्टर का पहला महत्व है क्योंकि भारत की जो वर्तमान हिस्सेदारी है, भारत की वर्तमान हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो ये मात्र स्पेस सेक्टर में 2% है। कितनी है, 2% है, ठीक है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में केवल 2% है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास से, अगर हम अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास करते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास अगर हम करते हैं तो देखो यहां पर क्या होगा, एक तो स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी आगे बढ़ जाएंगे।
स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर एंटर करेंगे, प्राइवेट प्लेयर इसमें एंटर करेंगे, और ये बाजार 2040 तक, ये बाजार 2040 तक 100 अरब डॉलर का होगा। 2040 तक, 2040 तक 100 अरब डॉलर, ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे ओवरऑल क्या होगा, इससे मेक इन इंडिया, ठीक है, और आत्मनिर्भरता, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा, हमारे यहां स्पेस सेक्टर का महत्व ये भी है कि हम कम लागत में प्रक्षेपण, कम लागत में प्रक्षेपण भी कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो मंगलयान, यूएसए, ब्राजील के हमने मोर देन 100 सैटेलाइट एक टाइम पे लॉन्च किए हैं, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ेगा तो आप ऐसे समझो अग्निकुल, ठीक है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम अग्निकुल है ना, अग्निकुल रॉकेट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, है ना। तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर भी उसके बाद कुछ ना कुछ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे खर्च की कमी है, आवंटन के बावजूद एक्चुअल स्पेंडिंग अनुमान से काफी कम होती है। इसके बाद दूसरा परिणाम क्या होता है, परियोजनाओं में देरी होती है, लागत बढ़ती है, समयबद्ध लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। सीमित बड़ी ऑब्जर्वेटरी कुछ ही हमारे पास, जैसे लद्दाख में है। विश्व स्तर पर केवल कुछ बड़े खगोलीय ऑब्जर्वेटरी ही हमारे पास अवेलेबल है। विदेशों पर हमारी निर्भरता ज्यादा है ना। जैसे क्रिटिकल वेवलेंथ अगर आप देखोगे तो भारत के पास ऐसे पर्याप्त टेलीस्कोप ही नहीं है ना। दूसरा, भारत में जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ इसको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो सुरक्षा नहीं मिल रही है, वो पैसा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या होते हैं, लोग निकलना शुरू कर देते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है। तो संसाधन, फंडिंग, समय पर प्रोजेक्ट निष्पादन नहीं हुआ तो वैज्ञानिक विदेश की ओर जो है रुख करते हैं। तो इसरो से ज्यादा लोग क्या काम करना चाहते हैं, नासा में काम करना चाहते हैं। उनके लिए वो ज्यादा बड़ा स्टेटस सिंबल है, अगर आप गौर से देखोगे तो। इसके बाद भी और चुनौतियां हैं। प्राइवेट प्लेयर्स की बड़ी कमी है, कुछ ही आए हैं अभी, है ना। स्पेस एक्टिविटी बिल 2017 अब तक पास नहीं हुआ है। मैन पावर बहुत ज्यादा कम है, टेक्नोलॉजी बहुत कम है ना। मजबूत निवारण तंत्र नहीं है, ठीक है, जिससे जो निजी स्पेस सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर है वो एंटर करने से डर लगता है उसको, है ना, कि भाई अगर कुछ हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है। तो एडवांस स्पेस स्टडीज के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। तो दीज आर द इश्यूज जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो उस रफ्तार से, उस लेवल से आगे नहीं बढ़ रहा है जिससे बढ़ना चाहिए था। तो ये है, छोटे छोटे आर्टिकल्स थे, आज उतना है नहीं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में। ये 4 आर्टिकल हैं जो आपको काम आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर क्लास में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।